जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10 के विज्ञान की सीरीज में आप लोग शानदार तरीके से पढ़ रहे थे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में आपने पाठ 1 को पढ़ा था रासायनिक समीकरण और अपक्रियाएं, और दूसरा अध्याय अम्ल क्षार और लवण पढ़ रहे थे। अम्ल क्षार और लवण में आपने अम्ल को जाना, क्षार को क्षारक को जाना और लवण को जाना, और अम्ल धातुओं से कैसे क्रिया करते हैं, अम्ल क्षारकों से कैसे क्रिया करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड कैसे अम्ल से क्रिया करते हैं, क्षारक से क्रिया करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड कैसे अम्ल से क्रिया करते हैं, इन सबको आपने पिछले वीडियो में जाना और समझा था। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक, हमारा बात ध्यान सुनिएगा। अगर आप अम्लों को जल में डालते हैं या अम्लों को क्या करते हैं, जल में डालते हैं, तो जो अम्ल होता है वो हाइड्रोजन आयन में वियोजित हो जाता है। जो जल होता है किसमें, अम्ल जो होता है किसमें वियोजित होता है, हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन वियोजित हो जाता है। लेकिन ये H+ आयन जो है मुक्त अवस्था में नहीं रह पाते, इसलिए जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। अगर कोई पूछे कि अगर हम अम्ल को जल में डाल दे तो अम्ल का जो H+ आयन है वियोजित होने के बाद क्या ये मुक्त अवस्था में रहता है, H+ अकेले रहता है? नहीं, H+ जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। जबकि उसी जगह पर अगर हम क्षारक को जल में डालें तो क्षारक जो है अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम जल में डालते हैं तो ये Na+ और OH- आयन में वियोजित होगा। बात एकदम समझ में आई? चलिए देखते हैं। अगर हम अम्ल को किसमें डालें, अम्ल को अगर हम लोग जल में डालें तो ये किसके रूप में रहेगा, हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहेगा। और जो Cl- है वो बाहर, जो ये Cl का जल के विलयन में डालेंगे, जल में डालेंगे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में निकलेगा। कैसे, ध्यान समझिएगा। मान लो यह Cl को आप तोड़ते हो, यह Cl जलीय विलयन में जो है वो H+ Cl- में वियोजित हो जाए। अब ये H+ जो है वो जल से क्रिया करके किसमें रूपांतरित हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में। यानी अम्ल जो है H+ आयन के रूप में नहीं रहता जलीय विलयन, वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। अगर हम बात करें क्षारक की, किसकी बात करें, अगर हम क्षारक की बात करते हैं तो क्षारक जो है वो जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाती है। जैसे आपने ले लिया क्षारक, और क्षारक को जलीय विलयन में आपने डाल दिया तो ये अपने आयनों में वियोजित हो जाएंगे, यानी Na+ के रूप में प्लस OH- आयन के रूप में रहेंगे। ये अपने आयनों के रूप में वियोजित होंगे, और यह Cl जो है अपने आयनों के रूप में वियोजित तो होगा, लेकिन ये H+ जो है वो अब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाएगा। वो H+ जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन के बना लेगा। अगर कोई पूछे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक की स्थिति क्या है, तो आप लोग इसकी व्याख्या कर दीजिए। एकदम बात सुनना की शानदार तरीके से, इसी का हिंदी लिख लीजिएगा पहले से, तब इसको लिखिएगा। सुनना आगे बात। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है तनुकरण। दिख रही है? तनुकरण। अम्ल, जब किसी जलीय विलयन में हम लोग अम्ल या क्षारक को डालते हैं तो अम्ल या क्षारक की जो सांद्रता है, हाइड्रोनियम / OH- आयन की जो सांद्रता है वो प्रति इकाई आयतन में उसमें कमी आती है। अगर हम अम्ल या क्षारक में क्या मिला दें, जल मिलाएं, तो अम्ल या क्षारक की जो सांद्रता है या हाइड्रोनियम आयन / OH- आयन की जो सांद्रता है उसके प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को ही तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। और अम्ल या क्षार तनुकृत हो जाते हैं। अम्ल या क्षार क्या होते हैं, तनुकृत हो जाते हैं। तो परिभाषा लिखिएगा कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, इसको लिख लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, अम्ल या क्षारक मिलाने पर जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम, ए हो गया अम्ल का, और ये हाइड्रोक्साइड हो गया क्षारक, हाइड्रोनियम / OH- की
प्रति आयतन में, प्रति इकाई आयतन में जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता की प्रति इकाई आयतन में कमी आती है, प्रति इकाई आयतन में कमी आती है, तो इस प्रक्रिया को, तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं और अम्ल और क्षारक, और अम्ल या क्षारक तनुकृत हो जाते, अम्ल या क्षारक तनुकृत हो जाते, अम्ल या क्षारक तनुकृत हो जाते। बात समझ में आ गई? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं और अम्ल और क्षारक क्या हो जाते हैं? तनुकृत हो जाते हैं। अब हमारी बात सुनिएगा, हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की चर्चा करते हैं, क्योंकि इसी से ही परिभाषा देंगे। ठीक है, तो प्रबल अम्ल बोलेंगे किसमें? जिस विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता अधिक होती है, जिस विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता अधिक होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, उसे हम प्रबल अम्ल बोलते हैं। और जिस विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता कम होती है, उसे हम दुर्बल अम्ल बोलते हैं। और इसी प्रकार से प्रबल क्षारक के लिए, जिस विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता, जिस विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता ज्यादा होती है, उसे हम प्रबल क्षारक कहेंगे। और जिस विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता कम होगी, उसे हम दुर्बल क्षारक बोलेंगे। बात समझ में आ गई? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल या पीएच पैमाना। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने के लिए हम जिस पैमाने का उपयोग करते हैं, उसे पीएच पैमाना कहते हैं या पीएच स्केल कहते हैं। यहां पर पी क्या है? पोटेंज है। पीएच क्या है? पोटेंज है। पोटेंज का मतलब होता है शक्ति, एच जान रहे हो, हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। जो पोटेंज है, जिसका अर्थ होता है पुषांश, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है पोटेंज, पुषांश, जिसका हिंदी में अर्थ होता है शक्ति, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। क्या होती है? हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। अगर पीएच का मतलब बोला जाए तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की शक्ति, हाइड्रोजन आयनों का पुषांश। बस में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल। एक बात ध्यान सुनिएगा कि किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता मापने के लिए, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता मापने के लिए हम जिस पैमाने का उपयोग करते हैं, उसे पीएच पैमाना कहते हैं या पीएच स्केल कहते हैं। यहां पर जो पी शब्द है, इस पी का मतलब होता है पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज, जिसका हिंदी और आप जर्मन भाषा का शब्द है, जिसे बोलते हैं पुषांश। क्या बोलते हैं? पुषांश। बस समझ। अब पुषांश का अगर हिंदी रूपांतरण देखें तो पुषांश का मतलब होता है शक्ति, और H प्लस जानते हो, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? पुषांश सही है ना कि बड़ा सा है? और पुषांश छोटा ही सा है। अच्छा, अब क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? और अब बात ये आती है, इसी में मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, POH। अगर आप जल का आयनिक गुणनफल देखें, जल का आयनिक गुणनफल प्राइवेट किताबों में है, एनसीईआरटी में नहीं है, सो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा है उसको हम बता देते हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता मापने के लिए हम जिस पैमाने का उपयोग करते हैं, उसे पीएच पैमाना कहते हैं। अब POH किसे बोलेंगे? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयनों की मापने के लिए जिस पैमाने का हम उपयोग करते हैं, उसे हम POH कहेंगे। तो यहाँ का जो पीएच मान होता है, पीएच मान जो होता है वो 1 से लेकर 14 तक होता है। कितने से लेकर? 1 से लेकर 14 तक होता है पीएच मान। और एक चीज हमारी बात ध्यान सुनिएगा, जिसका पीएच मान जितना ही कम होगा, जिसका पीएच मान जितना ही कम होगा, वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा।
जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा वो उतना ही कम अम्लीय होगा, यानी वो क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ बात? किसी कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और सुनना है। यहाँ पर मैं पहले परिभाषा लिख दूं, पीएच पैमाने का की लिख लोगे, हो जाए कोई दिक्कत? याद हो, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, किसी विलयन में उपस्थित एच प्लस आयनों की सांद्रता मापने के लिए हम जिस पैमाने का उपयोग करते हैं उसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित एच प्लस आयनों की किसी विलयन में उपस्थित एच प्लस आयनों की सांद्रता मापने के लिए हम जिस पैमाने का उपयोग करते हैं हम जिस पैमाने का उपयोग करते हैं उसे पीएच पैमाना कहते हैं या पीएच स्केल कहते हैं। मैंने कहा यहाँ पे पी का मतलब होता है पोटेंज। पी का मतलब क्या होता है? पोटेंज होता है। इसका जर्मन भाषा में होता है पुषांश। इसके हिंदी रूपांतरण होता है शक्ति। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग पीओएच कर सकते हैं। अगर हम पीएच और पीओएच दोनों को मिलाकर देखें, क्या पीएच धन पीओएच, तो इन दोनों का जो योग होता है कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। यानी पीएच धन पीओएच दोनों का योग कितना होता है? 14 होता है। और मैंने बता दिया जो पीएच मान होता है वो 1 से क्रम से बढ़ता है कहां तक? 14 तक। जिसका पीएच मान जितना ही कम होगा वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान जितना ही अधिक होगा वो उतना ही कम अम्लीय होगा, यानी वो क्षारीय होगा। 1 से 7 तक, 1 से लेकर 7 से कम वो विलयन जो होगा जिसका पीएच मान होगा वो विलयन अम्लीय होगा। 7 जो होगा वो विद्युत उदासीन होगा। 7 से अधिक और 14 तक, कहां तक? 7 से अधिक और 14 तक जिसका पीएच मान होगा वो उस विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। यानी अगर हम यहां पे देखें स्टार पॉइंट, जिसका पीएच मान 7 से छोटा होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। वो क्या होगा? अम्लीय होगा। जिसका पीएच मान 7 से बड़ा होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। और जिसका पीएच मान 7 के बराबर होगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। वो क्या होगा? उदासीन होगा। बातें समझ आ गई? किसी कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। मैं ये कैसे बोल लेता हूं आप लोग बताइएगा। यदि किसी विलियन में विलियन का जो पीएच मान है वो 6 है तो विलियन अम्लीय होगा कि क्षारीय? यदि किसी विलियन का पीएच मान 6 है तो विलियन अम्लीय होगा क्षारीय? अम्लीय, क्योंकि 7 से कम रहेगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। समझ गया बात? अगर किसी विलियन का पीएच मान 7 है तो विलियन कैसा होगा? उदासीन होगा। विलियन कैसा होगा? उदासीन होगा। बातें समझ में आ गई? अब इस पर मैं कुछ मुद्दा उठाता हूं, सवाल का कुछ सवाल उठाते हैं, कैसे कैसे इसको लगाते हैं। इसका लगाने के लिए अगर जैसे आपको किसी विलियन का एच प्लस आयनों की सांद्रता अगर दिया गया है तो आप पीएच मान कैसे निकालेंगे इस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले पीएच मान मैं कुछ महत्वपूर्ण बता देता हूं तब सवाल बताता हूं। जैसे जो लार है, अच्छा 1 मिनट सवाल बता देते तब आगे बढ़ते हैं। सवाल हम सवाल देखिए, अभी आपने पढ़ा अगर आपको पीएच मान निकालना हुआ इसका क्या होगा? माइनस log बेस 10 एच प्लस आयनों की सांद्रता। अगर पीएच मान निकालना है किसी विलयन का वो सूत्र कैसा होगा? माइनस log का आधार 10 पर लघुगणक, यानी एच प्लस आयनों की सांद्रता का आधार 10 पर लघुगणक ऋणात्मक रूप में। इसको पढ़ेंगे कैसे?
एच प्लस आयनों की सांद्रता, जो बड़ा कोष्टक लिखा गया ना गुरु कोष्टक, उसको सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। एच प्लस आयनों की सांद्रता का आधार 10 पर ऋणात्मक लघुगणक जो है वही पीएच मान कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? पीएच मान कहलाएगा। अब पीएच मान निकालने के लिए आपको कुछ चीजें जाननी होगी, कुछ वैल्यू जाननी होगी। वो वैल्यू है, जैसे अगर हम log 1 की बात करें, आधार 10 पर ही माना जाता है। 10 कुछ नहीं लिखा तो आधार 10 ही माना जाएगा। एक प्राकृतिक लघुगणक होता है जिसका आधार ई होता है, और एक आपका होता है आधार 10 वाला लघुगणक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक लघुगणक को 11th 12th में, तो उसकी चर्चा हम वहां पे करेंगे। तो जैसे यहाँ पर नहीं आधार लिखे तो मतलब 10 ही वाला आधार माना जाएगा। ठीक है, log 1 का मान कितना होता है? 0 होता है, और log 10 का मान होता है 1। इसी प्रकार से log 100 का मान 100 को लिख सकते हो log 10 के स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? 10 स्क्वायर। इसको सीखो बेटा, इसको सीखो। 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने कहा इसका log, एक चीज सुन लीजिएगा यहाँ पे, अगर किसी log के ऊपर घात है तो घात सामने आ जाता है, यानी n log m हो जाता है। उसी आधार पर एक घात सामने आ जाए, बच्चे के 2 log 10, और log 10 का मान कितना है? 1, तो 2 गुणे 1 कितना हो गया आपका? 2। इसी प्रकार log 1000 का 3, log 10,000 का 4। मान समझ में आई बात? और एक चीज और सुनिएगा, अगर संख्या भी वही है, आधार भी वही है, तो उसका मान होता है 1। उसका मान क्या होता है? 1 होता है। बस समझ गए? संख्या वही है, आधार भी वही है। जैसे संख्या 1 का आधार a पर लघुगणक, उसका मान 1 हो जाएगा। उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये सारी चीजें, ये दिख रहा है कि नहीं कैमरे में? देखो दिख रहा है। और एक सूत्र और बता दें, अगर आपका log m गुणे n है, क्या है? log m गुणे n है, तो गुणा वाला प्लस में होता है। गुणा वाला क्या होता है? प्लस में होता है। ठीक है, इधर कम दिख रहा है तो मैं इधर लगा देता हूँ, लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर log m गुणे n है, गुणे के रूप में, इसका सूत्र हो जाता है log m प्लस log n, log m प्लस log n। और अगर log m बटे n है, भाग के रूप में है, इसका सूत्र हो जाता है log m माइनस log n। अगर मैंने कहा घात के रूप में, संख्या के ऊपर घात है तो घात सामने आ जाती है, तो उसका हो जाता है n log m। ठीक है, बाकी जो फार्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, मान लिखे हुए हैं, वो आप जानते ही हो। और एक चीज और जान लेना, अगर हम log 2 की बात करें तो log 2 का मान होता है 0.3010। समझे ना? log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। इसको हम एक बार निकालना सिखा देंगे आप लोगों को। उसी प्रकार से log 20 का जो मान होता है वो होता है 1.2 में से एक गए 1, यानी n-1, ये पूर्णांक बोला जाता है। 1.3010 होता है, 1.3010 होता है। बात समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा log 3 का मान। log 3 शादी क्या 10 होता है। अब पीएच बड़ा क्या हो गया? माइनस log इसका। पीएच सूत्र निकालने के लिए ये सूत्र लगता है, पीएच का मान निकालने के लिए। अच्छा, सवाल कैसे पूछेगा? सवाल कैसे पूछेगा? यदि किसी बिलियन में, यदि किसी बिलियन की, यदि किसी बिलियन में H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता 1 गुणे 10 घाते ऋण 3 मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है, तो बिलियन की पीएच तथा पीओएच मान ज्ञात कीजिए। बिलियन की पीएच तथा पीओएच मान ज्ञात कीजिए। बात समझ आ गई? ठीक है, ये बच्चे बेवकूफी ना करो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, अगर पूछ रहता है सवाल, यदि किसी बिलियन में H प्लस आयनों की सांद्रता 1 गुणे 10 घाते ऋण 3 मोल प्रति लीटर है, तो बिलियन की पीएच तथा पीओएच मान ज्ञात कीजिए। सांद्रता दिया हुआ है, यानी H प्लस आयनों की सांद्रता दी हुआ है,
यानी एच प्लस का मान दिया हुआ है 1 गुणे 10 घाते ऋण 3। ठीक है, 1 गुणे 10 घाते ऋण 3 दिया हुआ है। तब देन वही सूत्र लगा देंगे, वी नो दैट पी एच बराबर माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस आयनों की सांद्रता, लॉग बेस 10 एच प्लस आयनों की सांद्रता। अब यहां पर क्या हो जाएगा, पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 और एच प्लस का मान कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ ठीक है। अब गुणा है तो गुणा वाला सूत्र लगेगा log m प्लस log n, log m प्लस log n, यानी पीएच बराबर हो जाएगा माइनस, देखो वैसे तो यहां पर क्या है गुणे में प्लस होता है, लेकिन अगर सामने माइनस है, सामने माइनस से गुणा कर दो तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, माइनस log m माइनस log n हो जाएंगे, माइनस log m माइनस log n हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस log बेस 10 1 माइनस log बेस 10 10⁻³ 10⁻³ तो क्या हो जाएगा log 1 का मान क्या हो जाएगा 0, log 1 का मान कितना हो जाएगा log 1 का मान 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो गया। हमने कहा घात संख्या के ऊपर घात है, घात सामने आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 बचेगा log संख्या 10 का आधार 10 पर लघु है, तो पीएच वैल्यू कितना आ जाएगा आधार, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 × 9 3 3 × 9 3 हो जाएगा। बस में आगे इसका मान कितना होगा 3 × 9 3 हो गया, यानी पीएच मान कितना आ गया इस विलयन का 3, 7 से कम है मतलब विलयन कैसा होगा अम्लीय होगा, विलयन कैसा होगा अम्लीय होगा। अब टीओएच का मान ज्ञात करना है, तो हम सब जानते हैं देन पीएच धन पीओएच बराबर 14, पीएच धन पीओएच बराबर 14, पीएच का मान कितना निकला है 3, तो 3 प्लस पीओएच बराबर 14, धन 3 है उधर जाए क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी 14 में 3 का कितना हो जाएगा 11, यानी पीओएच मान कितना हो जाएगा 11। बात सुना गई इतना, ठीक है। तो घटा लेंगे पीओएच 14 में 3 का कितना हो गया आपका 11 हो गया, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आप लोग इतना उतार लीजिए, ये बातें सबको समझ में आ गई, एक बार देख लीजिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ फिर बढ़ते हैं। एक सवाल और लगवा देते हैं इस पर, ठीक है। तो एक सवाल क्या हो जाएगा, अगर सवाल पूछ ले इसी तरह से, यदि किसी बिलियन की एच प्लस या बिलियन में, यदि किसी बिलियन में एच प्लस आयनों की सांद्रता, बिलियन में एच प्लस आयनों की सांद्रता, यदि किसी बिलियन एच प्लस आयनों की सांद्रता 2 × 10⁻5 मोल प्रति लीटर हो, मोल प्रति लीटर हो, तो बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तब क्या होगा, फिर वही सूत्र लगाएंगे, ठीक है। वी नो दैट पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 एक्स प्लस, या एक्स लिखिए एच प्लस लिखो, एच प्लस आयन की सांद्रता। अब एच प्लस आयन की सांद्रता आपका दिया है माइनस लॉग बेस 10, एच प्लस आयन की सांद्रता दिया हुआ है 2 × 10⁻5, 2 × 10⁻5। अभी मैंने जस्ट बताया आपको, अभी जस्ट बताया कि वैसे log m गुणे n का सूत्र होता है log m प्लस log n, log m प्लस log n, लेकिन अगर माइनस लग गया आगे
तो दोनों क्या होता है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। बस में आगे, अगर आगे माइनस लगाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी। तो यहाँ पर पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 टू, माइनस लगा है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही माइनस लग जाएगा, क्योंकि गुणे में प्लस होता है, लेकिन माइनस अगर बाहर है तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। 10 और माइनस 5। किसी कोई दिक्कत बोलो, नहीं ना। अब देखो, अभी मैंने बताया था log 2 का मान लिखवाया था 0.3010, 0.3010। मैंने कहा था अगर संख्या के ऊपर घात है लघुगणक में, घात सामने आ जाती है तो माइनस सामने आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 log संख्या 10 का आधार 10 पर लघुगणक। हमने कहा संख्या वही, आधार भी वही, उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो पीएच बराबर हो जाएगा -0.30 प्लस 5 इंटू 1, 5 इंटू 1। तो पीएच इक्वल टू -0.30, 5 का नाम कितना हो जाएगा, 5। अब यहीं पर बच्चे काफी गड़बड़ी कर देते हैं, जोड़ने और घटाने में गड़बड़ी कर देते हैं। कैसे गड़बड़ी करते हैं, उस गड़बड़ी को हम लोग दूर करते हैं। जैसे आपको 5 है, अब 5 पूरी संख्या है तो आप दशमलव लगा के 0 लिख सकते हैं, उससे कोई वैल्यू तो नहीं होता, लेकिन आपको घटाने में आसानी हो जाएगी। फिर है -0.3010। अब हासिल लेंगे 10, आपके 0 हो गया, 10 से गया 9 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, 9 से 3 ये 6, और ये हो गया आपका 4 बचा 4.6990। पहली बात तो इसका मान जो है 7 से कम है तो बिलियन अम्लीय होगा, पीएच मान 7 से कम है तो बिलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा, यानी बिलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा। बात समझ आ गई। चूंकि पीएच मान जो है 7 से कम है, अतः बिलियन अम्लीय हो, बिलियन अम्लीय। एकदम बात समझ आ गई, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर इसके बाद बढ़ते हैं। जिसको देर होता हो